Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Feroz Shah, physics teacher in Quality Coaching Academy, and I have to discuss the physics MCQs of online test series by QCA 12th September 2021. So let us start. पहला क्वेश्चन जो फिजिक्स पोर्शन में आया है दैट इज 1 to 5. इस क्वेश्चन का आइडिया क्या है, इसमें क्या कहा जा रहा है? कहते हैं कि एक सर्किट है, क्वेश्चन इज अबाउट अ सर्किट, और आपको ये कहा गया है कि इस सर्किट में पावर डिसिपेटेड की वैल्यू 20 है। अगर पोटेंशियल और रेजिस्टेंस आपस में इक्वल हो तो आप ये बता दें कि पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। If potential and resistance are equal, then what will be the value of potential? Possible value of potential? तो अगर आप देखें तो 3 quantities under discussion हैं, power, resistance and voltage. Potential, resistance and power. तो सर्किट के साथ ताल्लुक रखने वाला कोई ऐसा इक्वेशन देके जिसमें ये तीनों यूज होते हैं, और आप जानते हैं कि द पर्टिकुलर इक्वेशन इज v स्क्वायर डिवाइड बाय r। इससे आप इसको सॉल्व कीजिएगा। हम इसकी जगह 20 लिख सकते हैं, v स्क्वायर की जगह v डॉट v लिख सकते हैं, और r और पोटेंशियल इक्वल है, लिहाजा हम r की जगह एक पोटेंशियल लिख सकते हैं। सो वन पोटेंशियल इज क्रॉस्ड विद वन पोटेंशियल एंड दिस इंप्लाइज दैट पोटेंशियल इज इक्वल टू 20 वोल्ट। हमारे पास आंसर आया है 20 वोल्ट एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। पहले क्वेश्चन में ऑप्शन ए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 to 6। 1 to 6 में आपको दो सिचुएशंस दिए हैं दो चार्जेस के दरमियान। अगर आप गौर से देखें तो इधर लिखा है 10 कूलम और इधर लिखा है जनाब, इधर लिखा है 20 कूलम। ये केस 1 है जबकि इनके दरमियान डिस्टेंस r है। फिर आपको सेकेंड केस में यहाँ 20 कूलम दिया गया है जबकि इस जगह पे आपको 50 कूलम दिया है और सेम डिस्टेंस लिया है, मीडियम में भी कोई चेंज नहीं किया गया। अब आपसे कह रहे हैं कि फर्ज करो यहाँ फोर्स F है, यहाँ फोर्स F डैश है। लेट अस सपोज यहाँ फोर्स F डैश है, तो आप इन दो फोर्सेस का रेशो बताओ, यानी इनिशियल फोर्स और फाइनल फोर्स का रेशो क्या होगा? व्हाट विल बी द रेशो? पहले अब ये सीखें कि किस आइडिया से सॉल्व होगा। द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट फोर्स बिटवीन चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। ये इस आइडिया से बना है क्वेश्चन और हम इसको सॉल्व भी इससे करते हैं। हम समझ गए कि अगर ये रिलेशन इसको सॉल्व करेगा तो जितना चेंज प्रोडक्ट ऑफ चार्ज में आएगा उतना चेंज फोर्स में आएगा। तो इट मीन हमें सिर्फ एफ डैश की वैल्यू मालूम करनी है कि ये कितना होगा, तो इधर पुट कर लेंगे, फिर रेशो खुद ही आ जाएगा। इस फोर्स के लिए हमें नया प्रोडक्ट ऑफ चार्ज देखना होगा। यहाँ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज कितना बनता है? अगर आप देखें तो 20 मल्टीप्लाई बाई 10 विल गिव यू 200 कूलम, ये आपको 200 कूलम देगा। और अगर आप 50 मल्टीप्लाई बाई 20 ले लेंगे तो यहाँ Q1 मल्टीप्लाई बाई Q2 आपको 1000 देगा। सॉरी, पहला 200 आता है, दूसरा 1000 आता है। अगर आप गौर से देखें तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज कितने टाइम्स चेंज हुआ? यू हैव टू से सर 5 टाइम्स। व्हाई? बिकॉज 1000 is 5 times of 200. It mean कि given conditions में product of charge 5 times ज़्यादा हुआ। So the direct relation implies कि product of charge अगर 5 times ज़्यादा होगा तो force भी 5 times ज़्यादा हो जाएगा। लिहाजा पहले force F था तो अब 5 times of F हो जाएगा। अब इधर पुट कीजिएगा तो F divided by 5 times of F, F cancel, it mean the answer is 1/5 and I guess the correct option is option D. Question 1 to 6 में option D ठीक है। Now let us discuss question number 1 to 7। और ये क्या है? गिवन कहते हैं कि ये ग्राफ किसके लिए हो सकता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ओहमिक ग्राफ लेना हो तो फॉर इंसुलेटर हॉरिजेंटल ग्राफ बनता है, ये बात याद रखिएगा। फॉर कंडक्टर्स, मेटल्स वगैरह, इनके लिए इंक्लाइंड बनता है। और फॉर सेमीकंडक्टर्स ये बनता है कर्व्ड। द ओहमिक ग्राफ फॉर इंसुलेटर इज ऑलवेज अ हॉरिजेंटल लाइन। द ओहमिक कर्व फॉर कंडक्टर इज इंक्लाइंड, यानी मेटल्स के लिए, while the ohmic curve या the ohmic graph for semiconductor and thermistor
कर्व होता है। अब इस गिवन ग्राफ को देखिए, ये कर्व्ड है, इट मीन द करेक्ट आंसर इज सेमीकंडक्टर। अगर कर्व ग्राफ है तो सेमीकंडक्टर का है, और करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी है। नाउ आई वांट टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1 to 8। ये क्या है? व्हाट विल बी द फील्ड स्ट्रेंथ व्हेन 0.2 कूलम चार्ज इज एक्टेड बाय दिस फोर्स। भाई इंटेंसिटी मालूम कर रहे हो, फोर्स पर यूनिट चार्ज है, ये 100 है और ये 0.2 है। ये 0.2 हटा दीजिए, ऊपर 10 आ जाएगा, इट मीन इट विल बी 1000 डिवाइड बाई 2 and hence the correct answer is 500 Newton per coulomb, while the correct option in the given question is option B. Question number 1 to 9. 1 to 9 डिस्कस करते हैं। 1 to 9 says कि ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर द चार्ज ऑन प्लेट्स इज दिस वन। कहा गया है कि कैपेसिटर के प्लेट पर जो चार्ज स्टोर हो चुका है वो 63.2% है। इससे हम समझ गए कि जो टाइम है वो टाइम कांस्टेंट जितना होगा, और आपको टाइम की वैल्यू दी है कि ये कितने टाइम में हो चुका है, 10 सेकेंड्स में। लेकिन आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा कैपेसिटर में, जब चार्ज 63.2% आ जाए तो ये टाइम आम टाइम नहीं होता, बल्कि ये टाइम कांस्टेंट कहलाता है। इट इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। द टाइम टेकन बाय कैपेसिटर to store 63.2% of charge is called its time constant. So therefore 10 seconds is not time, it's actually time constant. But we know that time constant is also the product of resistance and capacitance. So it is equal to 10. हमें resistance की value दी है, we have to find C. So 10 over R, I think resistance की value 5 है, so capacitance की value 2 आ रही है। अब यहाँ इस question में एक अच्छा खूबसूरत सा ट्विस्ट है, आप गौर कीजिएगा। कुछ स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करेंगे जैसे मैंने सॉल्व किया, आपको समझाना था मैंने इसलिए सॉल्व किया, बट जज करना बेहतर होता है सॉल्व करने से। अगर कुछ स्टूडेंट्स शार्प माइंडेड, इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट और टैलेंटेड स्टूडेंट्स वो ऑप्शन पे नज़र डालेंगे, वो समझ गए हैं कि यहाँ जो कैपेसिटेंस 2 आएगा इट विल बी इन स्टैंडर्ड यूनिट। द आंसर ऑब्टेन मस्ट बी इन स्टैंडर्ड यूनिट एंड द स्टैंडर्ड यूनिट इज ओनली फेराड। तो आंसर फेराड में होना चाहिए। अगर आप देखें तो सारे आंसर माइक्रो फेराड में है, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑप्शन ए में 2 माइक्रो फेराड है। तो यकीन करें मोर देन 90% स्टूडेंट्स ऑप्शन ए ले चुके होंगे या लेते हैं। बट यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट नॉट ओनली वैल्यू इज इंपॉर्टेंट बट द यूनिट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द सेलेक्टेड एंड कैलकुलेटेड क्वांटिटी। सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज नॉन ऑफ दीज, व्हाइल द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। उम्मीद है आप समझ गए हैं कि इसमें डी क्या है। जो मैं कहना चाहता हूँ, टैलेंटेड स्टूडेंट वो होंगे जो स्टेटमेंट पढ़ें और ऑप्शन पे नज़र डालें, उनको माइक्रो नज़र आया और 2 आंसर आ रहा है तो समझ जाते हैं कि कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, हम फ़ौरन ले लेते हैं नॉन ऑफ दीज। यहाँ 2 आता है विथ स्टैंडर्ड यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन 130। इस क्वेश्चन में क्या है? द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑल ऑफ दीज। इसमें आता है जनाब ऑल ऑफ दीज, आप खुद वेरीफाई करिएगा, लेकिन सारे इसके यूनिट है, इट मीन करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है। 131। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ वोल्टेजेस इन R1 एंड R2। आपको एक सर्किट मिला है, ये एक रेजिस्टर है, ये दूसरा रेजिस्टर है। इधर हमारे पास एक वोल्टेज है और वोल्टेज की वैल्यू है 90 वोल्ट। 90 वोल्ट का वोल्टेज है, जबकि ये 10 ओहम का रेजिस्टर है और ये 20 ओहम का रेजिस्टेंस है। फ्रॉम ओहम लॉ हम ये जानते हैं, हम समझते हैं कि सीरीज में जो रेजिस्टर्स हैं वो आपस में वोल्टेज बांटते हैं। किस तरह बांटते हैं? बांटने का, डिस्ट्रीब्यूशन का रूल क्या है? रूल इज वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। सीरीज में वोल्टेजेस की जो तकसीम है, टोटल सोर्स से टोटल वोल्टेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है अमंग द रेजिस्टर्स, वो इस लॉजिक से होता है कि वोल्टेज इन रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। इट मीन जिसका रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उसको उतना ही ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा। अब गौर से देखें, इसकी वैल्यू इसके डबल है। एक तो कैलकुलेशन है, रहने दें, जज करते हैं। आप कहें सर ये टोटल 90 है और ये रेजिस्टेंस इसके डबल है, अगर इसका रेजिस्टेंस इसके डबल है तो इसका वोल्टेज भी इसके डबल होगा। इट मीन कि इसके 2 हिस्से बनाने चाहिए।
एक हिस्सा ऐसा हो जो सिंगल हो और एक हिस्सा ऐसा हो जो इस सिंगल के डबल हो। टोटल वोल्टेज के दो हिस्से बनेंगे, एक इसके लिए एक इसके लिए, लेकिन पहला वाला सिंगल दूसरा वाला डबल। कैसे हिस्से बन सकते हैं? कौसर 90 के तो एक दो पार्ट्स ऐसे बन सकते हैं, अगर सिंगल 30 हो और डबल 60 हो तो देखो 60 और 30 से 90 भी बनता है, यानी ये टोटल वोल्टेज का दो पार्ट्स हैं, तो वो दो पार्ट्स भी बनते हैं और ये पार्ट इसके डबल भी है। तो मैं और आप समझ गए कि यहाँ इसको मिलेगा 30 वोल्ट और इसको मिलेगा 60 वोल्ट। 30 और 60 क्यों नहीं? आप ऐसा क्यों नहीं कहते कि सर एक को 20 मिल जाए दूसरे को 40 मिल जाए? 40 भी तो 20 के डबल है, इसलिए क्योंकि 40 और 20 से 60 बनता है और अवेलेबल तो 90 है। सो दैट्स वाई आपने 90 के हिस्से बनाने हैं, 60 के तो नहीं बनाने। तो 90 के दो पार्ट्स बना लिए, एक 30 एक 60, बिकॉज इसका रेजिस्टेंस इसके डबल है तो इसका वोल्टेज भी इसके डबल होगा। अब ये कह रहे हैं कि इनका हमारे पास रेशो क्या होगा, तो रेशो लेना आसान है, आप ले सकते हो 30 डिवाइड बाई 60, इट मीन द आंसर इज 1:2 and hence the correct option, it is the answer while the correct option is option A. Next question 133. I am discussing question number 133. The charge on plates of capacitor become double, its capacitance will be. तो आप अच्छी तरह जानते हो कि कैपेसिटेंस मोहतरम इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाय पोटेंशियल, बट आप अच्छी तरह ये भी जानते हो कि चार्ज और वोल्टेज का आपस में कौन सा रिलेशन है? यू हैव टू से डायरेक्ट। अगर इनका डायरेक्ट रिलेशन है तो जब भी ये डबल होगा ये भी साथ में डबल होगा और इस तरह 2 कैंसिल, इट मीन के कैपेसिटेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बिकॉज कैपेसिटेंस में चार्ज और वोल्टेज आपस में डायरेक्टली रिलेटेड है और रेशो में है। तो इनके डायरेक्ट रिलेशन की वजह से व्हेन चार्ज बिकम डबल पोटेंशियल बिकम डबल, व्हेन चार्ज बिकम 10 टाइम पोटेंशियल बिकम 10 टाइम्स। सो देयरफॉर कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल, देयरफॉर इट विल रिमेन्स unchanged or it will remain same, and hence the correct answer in the given question is, इसमें क्या है जनाब, मैंने 133 डिस्कस किया आपके साथ और 133 में हमारे पास आ रहा है नन ऑफ दीज। सेम आता है तो सेम तो इसमें नहीं है, तो नन ऑफ दीज ऑप्शन डी ठीक है। मेरे ख्याल में मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया 132, सो मैं अब 133 के बाद 132 आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। 133 में ऑप्शन डी आता है, बिकॉज कैपेसिटेंस हैज नो रिलेशन विद द चार्ज ऑन कैपेसिटर। आई एम डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 132। 132 सेज, आपको फिगर दिया है, अगर आप देखें तो n की वैल्यू 5 है जबकि p की वैल्यू 2 है। जब p की वैल्यू 2 हो जनाब तो ये कंफर्म हो जाता है कि ये बाल्मर फोटॉन होगा। अब 5 का मतलब है कि बाल्मर का कौन सा फोटॉन, तो देखो 3 से अगर 2 में आ जाए तो बाल्मर का फर्स्ट फोटॉन, 4 से अगर 2 में आ जाए तो बाल्मर का सेकंड फोटॉन, और 5th से अगर 2 में आ जाए तो बाल्मर का थर्ड फोटॉन। इट मीन द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द गिवन फोटॉन इज थर्ड बाल्मर, इट इज थर्ड बाल्मर, ऑप्शन सी ठीक है। 134, why 134? बिकॉज 133 हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज द इंटेंसिटी एट पॉइंट ए? आपको फिगर दिया है 100 कूलम का चार्ज है, इधर पॉइंट ए है, आप इस पॉइंट ए पर इंटेंसिटी बता दें, जबकि डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो 0.1 है। अब बता दें शाबाश, ये सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज का इक्वेशन यूज करें, इंटेंसिटी इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। के की जगह के चार्ज 100 है, आर स्क्वायर 0.1 स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये 0.1 हटा दीजिएगा तो ऊपर 2 10 आ जाएंगे, मतलब इसको इस तरह लिखो 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1, ये पॉइंट हटाओ ऊपर एक 10, ये पॉइंट हटाओ ऊपर एक 10, तो 2 10 3 10 4 10, इट मीन 10 का पावर 4 इंटू के, ये आंसर है। हम के की जगह लिख सकते हैं 9 इंटू 10 पावर 9, 10 का पावर 4। अगर आप इसको सॉल्व करें यू विल गेट 9 इंटू 10 पावर 13। ऑप्शंस में 9 इंटू 10 पावर 13 नहीं है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी एंड द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135 इज ऑन द मार्क। 135 क्या है? द यूनिट ऑफ डीके इज, मुझे यकीन है ज्यादातर स्टूडेंट्स ने लिया होगा बेक्वेरल एंड क्यूरी, बोथ ए एंड बी लिया होगा, बट याद रखिएगा जनाब, एक है डीके
और एक है रेट ऑफ डीके। तो रेट ऑफ डीके का यूनिट बेक्वेरल भी है और रेट ऑफ डीके का यूनिट क्यूरी भी है, और डीके का कोई यूनिट नहीं है। डीके हैज नो यूनिट, डीके का कोई यूनिट ही नहीं है। ये तो सिंपल तादाद है कि कितने न्यूक्लियाई ज़ाया हो गए, कितने टाइम में कितने न्यूक्लियाई ज़ाया हो गए। इट इज अ क्वांटिटी, डीके इज ओनली अ नंबर, कितने तादाद कम हो गई है। एनी हाउ डीके का कोई यूनिट नहीं है, कीप इट इन माइंड। सो द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दीज एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी। आप समझ गए होंगे। 136 क्वेश्चन 136 को देखिएगा, और 136 says half life of an element 2 minutes, what person will be undecayed after 10 minutes। so अगर आप गौर से देखें तो 10 मिनट्स को हम लिख सकते हैं 5 times of 2 minutes। 10 is equal to 5 of 2, 5 2s are 10 बनता है ना, तो 5 और 2 इन्होंने कहा कि हाफ लाइव्स हैं। इससे हमें पता चला कि इस एलिमेंट पर, इस सैंपल पर 5 हाफ लाइव्स गुजर चुके हैं। तो 5 हाफ लाइव्स के बाद कितना परसेंट रह चुका होगा, अभी बनाते हैं। कौसर 100 से 50 और 50 से 25, 25 से 12.5, 12.5 से 6.25 और 6.25 से 3.125, 1 2 3 4 5, 5 हाफ लाइव्स गुजरने के बाद जो बाकी बचेगा वो 3.125 होगा, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। आप समझ गए होंगे। आई एम डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 137 एंड दैट इज रेडिएक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय। तो इसमें भी ज़्यादातर स्टूडेंट जो बहुत जल्दी में होते हैं और उन्होंने ऑप्शन ए ले लिया होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स के माइंड में है कि रेडिएक्टिविटी को डिस्कवर किया था बेक्वेरल ने, और ऐसा ही है, मैं इनकार नहीं कर रहा, लेकिन बेक्वेरल ने इसको 1896 में डिस्कवर किया था। ऑप्शन ए इसलिए गलत है क्योंकि इसमें 19 लिखा है। ऑप्शन बी इसलिए गलत है क्योंकि क्यूरी ने डिस्कवर नहीं किया था। ऑप्शन सी इसलिए गलत है क्योंकि रदरफोर्ड ने भी डिस्कवर नहीं किया था। सो द करेक्ट आंसर इज वंस अगेन द यूनिक ऑप्शन नन ऑफ दीज, एंड द करेक्ट ऑप्शन डी। 138 मैं डिस्कस कर रहा हूं जनाब, वो है व्हाट विल बी द ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोटॉन इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोजेक्टेड पैरेलल टू इट। तो ज़्यादातर स्टूडेंट ने सर्कुलर लिया होगा, वही बात जो जल्दी में होते हैं, जिन्होंने काफ़ी टेंशन ली होती है, और वो इसी तरह की गलतियां करते हैं, फिर बाद में पछताते हैं। जो रिलैक्स मोड में होते हैं और जिनको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन हो तो उनके जहन में ये बात फ़ौरन क्लिक होगी कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जाता है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता। पैरेलल मूवमेंट पर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट नहीं होता, और जब इफेक्ट नहीं होता तो वो अपना स्ट्रेट पाथ जारी और सारी रखेगा, तो सर्कल में मूव नहीं करेगा, स्ट्रेट पाथ पे मूव करेगा। सो इट मीन द आइडिया बिहाइंड क्वेश्चन इज दैट पैरेलल मूवमेंट पे फोर्स जीरो रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स जीरो रहता है पैरेलल मूवमेंट पे, और जब फोर्स जीरो हो तो पाथ जैसा है वैसा रहेगा। इट मीन स्ट्रेट आया था स्ट्रेट जाएगा, और स्ट्रेट इसमें नहीं है। सो वंस अगेन द करेक्ट आंसर इज नॉन, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। और इसमें जनाब आता है नॉन ऑफ दीज, एलिप्स नहीं, पैराबोला नहीं, सर्कुलर नहीं, नॉन ऑफ दीज, स्ट्रेट चाहिए था, नहीं है इसमें। व्हेन प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर प्रोजेक्टेड नॉर्मली इन सेम मैग्नेटिक फील्ड विथ सेम स्पीड। मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूं इस क्वेश्चन के। क्वेश्चन 139, आई एम डिस्कसिंग 139। ये बात याद रखें कि जब स्पीड भी सेम हो, जब मैग्नेटिक फील्ड भी सेम हो, तो डिफरेंट चार्ज पार्टिकल्स जो सर्कल बनाते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, उस सर्कल का जो रेडियस होता है, दैट रेडियस इज इक्वल टू, सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, while that is inversely proportional to charge। वो चार्ज के इनवर्सली और मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इन्होंने वैल्यू नहीं मांगी, वरना मैं इसको इक्वेशन में ले लेता। इन्होंने ज्यादा और कम का कहा है कि अल्फा रेडियस ऑफ प्रोटॉन और रेडियस ऑफ अल्फा के दरमियान कौन सा रिलेशन होगा, इक्वल होंगे, ज्यादा होगा, कम होगा। तो आप कहोगे सर इसका मास 4 टाइम्स है, इसका मास 1 टाइम है, तो इट मीन के 4 टाइम इसके रेडियस को 4 टाइम ज्यादा करेगा। इसका चार्ज 2 टाइम है, इसका चार्ज सिंगल टाइम है, तो चार्ज इसको 2 टाइम कम करेगा।
और मास इसको 4 टाइम्स ज्यादा करेगा। अगर मास 2 टाइम्स ज्यादा करता तो रेडियाई इक्वल हो जाते, क्योंकि एक 2 बार कम करता है, एक 2 बार ज्यादा करता है, तो रेडियाई सेम होंगे। लेकिन अगर चार्ज 2 टाइम चेंज लाता है या कमी लाता है और मास 4 टाइम इंक्रीज लाता है, तो नेट इंक्रीज मिलेगा, डिक्रीज नहीं मिलेगा। सो इस 4 की वजह से द 4 इज ग्रेटर देन दिस 2, देयरफॉर आर अल्फा ज्यादा होगा और आर ऑफ प्रोटॉन कम होगा। एंड द करेक्ट ऑप्शन या द करेक्ट आंसर इज रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन रेडियस ऑफ अल्फा। आई थिंक इट इज ऑप्शन सी। देखता हूं, ऑप्शन सी में बिल्कुल यही ठीक है। 139 में हम ऑप्शन सी क्लिक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 140, डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 140, in which direction the charge will be deflected if the dot shows magnetic field। डॉट्स लिए हैं आपके लिए। डॉट्स का ये बात याद रखिए कि डॉट्स मीन मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। अब चार्ज इस तरफ मूव कर रहा है, डिफ्लेक्ट किस तरफ होगा? तो सबसे पहले अपने लिए पेज पर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट लेने। मैं इस जगह पे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट ले चुका हूं। अब आप जानते हैं द डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, पाम रूल और राइट हैंड रूल से ले सकते हैं। मैं आपको राइट हैंड रूल बताता हूं। अपने उंगलियां इस तरह पकड़ें, 4 फिंगर विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, मिड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब विल शो यू द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन। अच्छा, वेलोसिटी किस तरफ है? कहीं सर ईस्ट की तरफ है। देखो मैंने 4 फिंगर ईस्ट की तरफ पकड़ा। अब मैं मिड फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ला रहा हूं। मेरा 4 फिंगर शोइंग ईस्ट, मेरे मिड फिंगर शोइंग आउटवर्ड इन बी and thumb is towards south. It means the direction of deflection for the given charge is south and option C is ticked off. Next question 141. Question number 141. 141 क्या कहता है? It says the maximum force on 5 meter conductor in magnetic field during 2 ampere is 20 Newton. What is the magnetic induction? Maximum force की बात हुई है तो you can use ILB. आप सिर्फ B मालूम कर रहे हो तो force divided by IL, ये 20 है, ये 2 है, ये 5 है, so it means B is equal to 2. Once again इस क्वेश्चन में वही आइडिया है। ज्यादातर स्टूडेंट ऑप्शन ए ले लेंगे, 2 गाज, लेकिन फिर भूल जाते हो कि ये 2 जो है इट मस्ट बी विथ स्टैंडर्ड यूनिट, ये वैल्यू स्टैंडर्ड में आएगी और 2 के साथ यहां गाज नहीं बल्कि क्या होना चाहिए? टेस्ला, बिकॉज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इज टेस्ला नॉट गाज। सो आंसर टेस्ला में 2 के साथ टेस्ला होगा। इन्होंने गाज दिया तो आपका वंस अगेन आंसर है नन ऑफ दीज एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी। 142 142 में क्या है? बोथ द कंडक्टर्स वेल। देखिए एक कंडक्टर लिया है इस तरह, दूसरा कंडक्टर लिया है इस तरह। एक का करंट जो है वो डाउनवर्ड है, एक का करंट जो है वो अपवर्ड है। अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? तो आसान सी बात है, मैं आपको समझा देता हूं। जब कंडक्टर्स के दरमियान मैग्नेटिक फील्ड का कैंसलेशन होगा तो अट्रैक्शन होगा, और अगर कंडक्टर्स के दरमियान मैग्नेटिक फील्ड्स का सपोर्ट होगा, कैंसलेशन नहीं होगा तो रिपल्शन होगा। ये दोनों हाथ मेरे कंडक्टर्स हैं। इस कंडक्टर की वजह से इधर मैग्नेटिक फील्ड बनता है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अंदर जो 2 मैग्नेटिक फील्ड मिक्स हो रहे हैं, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है, कैंसिल कर रहे हैं, तो इट विल कॉज अट्रैक्शन, और अगर वो कैंसिल नहीं हो रहे हैं, सेम डायरेक्शन में दोनों बन रहे हैं, तो इट विल कॉज रिपल्शन। अभी हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन ढूंढते हैं। यहां पर करंट नीचे है, ये निब करंट का डायरेक्शन है। मुझे अपने फिंगर इस तरह रखने होंगे क्योंकि थंब को करंट के डायरेक्शन में रहना होगा। इट मीन कि इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है कि ये लाइन बाहर आ रहे हैं, तो आप इसके लाइंस ऐसे ड्रॉ करोगे, ऐसे।
अब ये वाला कंडक्टर का करंट ऊपर है तो मुझे इस तरह रखना होगा उंगलियां। इट मीन देखो इधर से जा रहे हैं तो इधर से वापस आ रहे हैं, तो इसके कर्व ऐसे होंगे। अगर आप देखो तो सेंटर में दोनों सेम डायरेक्शन में मिल रहे हैं, इट मीन कैंसलेशन नहीं हो रही। जब अंदर कैंसलेशन ना हो सो दिस इंप्लाइज के दे विल रिपेल, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, बिल्कुल ठीक है 142 में। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। 143 इज अंडर माय डिस्कशन। व्हाट इज द कंडक्टेंस ऑफ द गिवन कंडक्टर? तो भाई आपको दिया है वोल्टेज की वैल्यू 100, करंट की वैल्यू 10 और आपसे मांग रहे हैं जी, लेकिन हम जानते हैं कि कंडक्टेंस 1/r है, तो पहले इन दोनों से r मालूम करो फिर इसमें पुट करो। दिस इंप्लाइज दैट r इज इक्वल टू v बाय i। इट मीन कि r इज इक्वल टू v 100 है और i हमारे पास 10 है, सो r तो 10 आ गया, इधर पुट कीजिएगा तो g इज इक्वल टू 1/10, 0.1 ओहम इनवर्स। द करेक्ट आंसर इज 0.1 ओहम इनवर्स एंड द करेक्ट ऑप्शन इज D 144। कैपेसिटर इज अ डिवाइस। आप जानते हो कि कैपेसिटर में चार्ज भी स्टोर होता है, एनर्जी भी स्टोर होती है और प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल भी स्टोर होता है। सो ऑल ऑफ दीज कैपेसिटर स्टोर ऑल ऑफ दीज। 145 ये हो गया 145, ये था, ये जो मैंने डिस्कस किया ये 145 था। नाउ 144 बीच में रह गया था। द एनर्जी इन कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर आर दिस एंड दिस, व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस? तो भाई एनर्जी का इक्वेशन है हाफ CV²। इनके मुताबिक एनर्जी 32 है, ये 2 इस तरफ ले आइएगा, मल्टीप्लाई बाय 2, C मालूम कर रहे हैं जबकि ये 8 है, स्क्वायर अपनी जगह। वोल्टेज 8, एनर्जी 32, ये 2 इस तरफ लाकर मल्टीप्लाई करें। 32 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 64 और 8 स्क्वायर 64, 64 कैंसल, यू विल गेट कैपेसिटेंस 1। वंस अगेन द सेम ट्रिक, द सेम आइडिया कि आपके पास C की वैल्यू 1 आ गई लेकिन यूनिट स्टैंडर्ड होना चाहिए। इट मीन ये 1 फेराड होगा, ये 1 माइक्रो फेराड नहीं होगा। लिहाजा द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दीज एंड द करेक्ट ऑप्शन इज D 146, बिकॉज 145 आपको बता चुका हूं, 144 में D था। 146 दो कैपेसिटर्स हैं, एक के प्लेट्स के दरमियान डाइलेक्ट्रिक नहीं है और दूसरे के प्लेट्स के दरमियान डाइलेक्ट्रिक है। कैपेसिटेंस का रिलेशन क्या होगा? तो आप जानते हैं कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव परमिटिविटी। कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी, कर दे, जरूरी नहीं कि आप रिलेटिव परमिटिविटी कहें। कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी। इसका मतलब है कि मीडियम होगा तो कैपेसिटेंस ज्यादा होगा क्योंकि परमिटिविटी ज्यादा होगी, और मीडियम नहीं होगा तो परमिटिविटी नेग्लिजिबल होगी, कैपेसिटेंस कम होगा। हम समझ गए कि सेकेंड केस में डाइलेक्ट्रिक है तो परमिटिविटी ज्यादा है तो कैपेसिटेंस ज्यादा है। सो द करेक्ट आंसर इज C1 इज लेस देन C2, यानी डाइलेक्ट्रिक वाला कैपेसिटेंस बगैर डाइलेक्ट्रिक वाले कैपेसिटेंस से ज्यादा होगा एंड हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज, आई डोंट नो, चेक कर लेते हैं। 146 में ऑप्शन C ठीक है। 147 वो क्या है? करेक्ट इक्वेशन अमंग द फॉलोइंग इज F इज इक्वल टू QVB, साथ में टेंजेंट थीटा है, तो ये तो बिल्कुल गलत है, ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी को गौर से देखें, QVB सॉरी बी में है F डिवाइड बाई QVB इज इक्वल टू साइन थीटा, ये बिल्कुल ठीक है। अगर आप देखें QVB इस तरफ ले आए तो आपके इक्वेशन बिल्कुल रट्टा किया हुआ है कि F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। इट मीन फिलहाल तो ये ठीक है। ऑप्शन सी को गौर से देखें, F इज इक्वल टू, अगर मैं लिखूं QVB साइन थीटा आपको कोई इतराज नहीं होगा, ये इक्वेशन है। मैं ऑप्शन सी के ठीक होने की अलामत बता रहा हूं। मैं इसको इस तरफ ले आता हूं तो F डिवाइड बाय QVB इज इक्वल टू साइन थीटा, यही ऑप्शन बी है, इसलिए तो मैंने ऑप्शन बी को ठीक किया। अगर मैं इसको उल्टा कर लूं तो ये साइड भी उल्टा लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा QVB डिवाइड बाय F इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा। लेकिन शायद बहुत से आप में से जानते हो कि 1 ओवर साइन थीटा को कोसाइन थीटा बोलते हैं। 1 ओवर साइन थीटा इज आल्सो कॉल्ड कोसाइन थीटा। कोसाइन इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, सो 1 ओवर साइन थीटा इज आल्सो कॉल्ड कोसाइन थीटा। सो QVB बाय F आप इस तरह लिख सकते हो, बाय F इट इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा की जगह कोसाइन थीटा। इट मीन के ऑप्शन सी भी ठीक है। सो जब ये दोनों ठीक है तो करेक्ट आंसर है डी,
डी बिल्कुल करेक्ट है, डी को आप शेड करें बिकॉज बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 148, और क्वेश्चन नंबर 148 क्या है? 148 कह रहा है चार्ज इज एक्चुअली, तो भाई चार्ज डिराइव्ड है, चार्ज इज एक्चुअली डिराइव्ड एंड स्केलर। सो ये जिस ऑप्शन में है वो ऑप्शन बिल्कुल ठीक है और हमारे पास ऑप्शन बी ठीक है। डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 149 है इफ द डेंसिटी ऑन इनफाइनाइट शीट इज दिस वन, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी? इनफाइनाइट शीट की इंटेंसिटी है डेंसिटी बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, डेंसिटी 20 by 2 epsilon naught. The correct answer is 10 by epsilon naught, and hence the correct option is option A, 150. Let us discuss 150. For a dielectric K किसके बराबर होगा? तो भाई डाइइलेक्ट्रिक के लिए K की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जबकि K फॉर एयर आप जानते हो दैट इज 9 × 10⁹, तो डाइलेक्ट्रिक के लिए ये K इससे ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए? आइडिया बिहाइंड द क्वेश्चन इज दैट K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी, तो जहां परमिटिविटी ज्यादा होती जाएगी वहां K कम होता जाएगा, और हम जानते हैं कि डाइलेक्ट्रिक की परमिटिविटी ज्यादा हो जाती है, लिहाजा डाइलेक्ट्रिक के लिए K कम हो जाएगा। इट मीन फॉर डाइइलेक्ट्रिक K for dielectric will be smaller than 9 × 10⁹, यानी that for air. So the correct option is, ये कौन सा था? 150 और less than this one, option C, 151 is on the mark. During charging of capacitor, potential between plates, देखो यहाँ पर डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले CV का सिचुएशन, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। आप जानते हो चार्जिंग का मतलब है कि वक्त के साथ साथ चार्ज ज्यादा हो रहा है। चार्जिंग मीन कि चार्ज मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जा रहा है। सो इट मीन कि चार्जिंग में चार्ज ज्यादा हो रहा है, तो इट मीन पोटेंशियल भी क्या हो रहा होगा? इंक्रीज हो रहा होगा। ऑप्शन ए ठीक है। 152 मीन ट्रांसफार्मर पॉजेस विच लॉस? सारे लॉस ट्रांसफार्मर में मौजूद हैं। ईडी करंट्स भी ट्रांसफार्मर का एक लॉस है, और हिस्टेरिसिस भी ट्रांसफार्मर का लॉस है, हीट भी ट्रांसफार्मर में लॉस है। ऑल ऑफ दीज। इफ एन एसी जनरेटर मैक्सिमम वोल्टेज इज एक्टिव व्हेन प्लेन ऑफ कॉइल इज, मैं इसको ऊपर सॉल्व कर लेता हूं। फॉर एसी जनरेटर यू कैन यूज टू इक्वेशंस। फॉर एसी जनरेटर यू कैन यूज टू इक्वेशंस on the basis of operator of angle concerned. एंगल कंसर्न के ऑपरेटर बेस पर फॉर एसी जनरेटर मैं डिस्कस कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 153। इन्होंने एसी जनरेटर का क्वेश्चन आपके सामने रखा है, और एसी जनरेटर के दो इक्वेशन है भाई आउटपुट के। वोल्टेज इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ थीटा एंड वोल्टेज इज इक्वल टू वी नॉट cos ऑफ थीटा। दोनों इस्तेमाल कर सकते हो, बस फर्क सिर्फ ये है कि इस इक्वेशन में थीटा नॉर्मल का है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। मैग्नेटिक फील्ड इज द रेफरेंस डायरेक्शंस फॉर ऑल दैट ऑफ प्रोसेस बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। सो नॉर्मल, अगर नॉर्मल का मैग्नेटिक फील्ड से कंपैरिजन करोगे तो साइन थीटा, और cos के साथ जो थीटा है दैट इज फॉर प्लेन। तो अगर आपके स्टेटमेंट में प्लेन हो तो ये वाले इक्वेशन यूज करें, इससे डिसीजन करें, और अगर नॉर्मल हो तो इससे करें डिसीजन। अब इन्होंने प्लेन कहा कि प्लेन पैरेलल है, आगे कुछ नहीं लिखा, पर थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा कि इस तरह के प्रोसेसेस में मैग्नेटिक फील्ड इज अ रेफरेंस डायरेक्शन। तो पैरेलल मीन रेफरेंस के साथ पैरेलल, बी के साथ पैरेलल। सो अगेन इन्होंने प्लेन कहा, सो आई हैव टू यूज दिस इक्वेशन। अब इन्होंने कहा कि अगर ये प्लेन जो है वो पैरेलल हो तो जो वोल्टेज आपको मिलेगा ये कितना मिलेगा? वी नॉट रिप्रेजेंट द मैक्सिमम वैल्यू, इट रिप्रेजेंट पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू, आप जानते होंगे। तो प्लेन का मतलब आई हैव टू यूज cos, और पैरेलल मीन आई हैव टू यूज 0 डिग्री, और व्हेन cos 0 appear 1 द आंसर विल बी इक्वल टू वोल्टेज इज वी नॉट विच इज मैक्सिमम। इसका मतलब है कि जब प्लेन ऑफ कॉइल ऑफ जनरेटर पैरेलल हो मैग्नेटिक फील्ड के, उस वक्त हमें वोल्टेज की पीक वैल्यू मिलेगी, एंड हिंस द करेक्ट आंसर इज, ओहो मैंने उल्टा एक्सप्लेन कर दिया। इस तरह इन्होंने मैक्सिमम दिया और हमने पैरेलल बताना है, एक ही बात है। अगर ये मैक्सिमम देंगे तो वोल्टेज मैक्सिमम के बराबर तब होगा जब cos थीटा से 1 आएगा,
और cos थीटा से 1 तब आएगा जब एंगल 0 होगा, और 0 का मतलब है कि पैरेलल होगा. सो द करेक्ट आंसर इज पैरेलल. द करेक्ट आंसर इज पैरेलल बिकॉज फॉर मैक्सिमम वोल्टेज द प्लेन मस्ट बी पैरेलल. इट मीन ऑप्शन ए ठीक है. 154 डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 154, और ये है जनाब लेंज लॉ एक्सप्लेन्ड विच रिलेशन. आपको एक बात बता दूं, लेंज लॉ क्वालिटेटिव डिस्कशन था इंडक्शन का, और क्वालिटेटिव डिस्कशन में रिलेशन और इक्वेशन नहीं होते, इसीलिए सारे रिलेशंस जो है वो फैराडे लॉ के हैं, इनमें एक भी लेंज लॉ का नहीं है. तो नन ऑफ दीज एंड हिंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. 155 ये क्या है? इन अ कॉइल ऑफ 3 टर्न्स इंड्यूस 27 वोल्ट ऑब्टेन इन 1 सेकेंड. व्हाट इज द फ्लक्स चेंज? चेंज इन फ्लक्स n by delta t is EMF. डेल्टा टी उस तरफ n इस तरफ, तो चेंज इन फ्लक्स इज EMF डेल्टा t by n. ये है 27, ये है 1, ये है 3. इट मीन द करेक्ट आंसर इज 9 वोल्ट एंड हिंस ऑप्शन ए इज करेक्ट. 156 क्वेश्चन 156. If current in a conductor, if current is along normal to page, the magnetic field will be. ये बोर्ड मेरा पेज है, मैं ये 156 इधर सॉल्व करना चाहता हूं. ये बोर्ड मेरा पेज है, आप साथ दीजिएगा. इस बोर्ड का नॉर्मल आउटवर्ड है, मैं ऑब्जर्वर हूं. यहां एक कंडक्टर है जिसमें करंट आउटवर्ड आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ बनेगा? राइट हैंड रूल है, अपनी उंगलियां इस तरह रख के आप लोग अपने पेज पे रखोगे. आपके साथ पेज है, मेरे साथ राइटिंग बोर्ड है. आप कहोगे पेज पर करंट आउटवर्ड है, तो आपने दायां हाथ इस तरह रखना होगा कि थंब ऊपर हो, तो आपकी उंगलियां अगर आप गौर से देखो तो पेज पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन शो कर रही हैं. इट मीन कि अगर करंट इस पेज पर आउटवर्ड हो तो समझ जाना कि द कंसर्न्ड मैग्नेटिक फील्ड विल बी एंटी क्लॉकवाइज. आप ट्राई जरूर कीजिएगा. 157 इस पहले में 156 में आता है एंटी क्लॉकवाइज, ऑप्शन बी. 157 देखिए, व्हाट विल बी द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज ऑब्टेन फ्रॉम एसी जनरेटर. तो पीक वैल्यू याद रखिए V0 को कहते हैं, और ये NWAB के बराबर होता है. मिस्टर नवाब जो है वो पीक शो करते हैं एसी जनरेटर का, और 157 में सी ठीक है. 158 अंडर डिस्कशन. प्राइमरी कॉइल में 20 वोल्ट है, सेकेंडरी में 100 हो गया. टर्न्स का रेशो क्या होगा? तो याद रखिए टर्न्स का रेशो इज एक्चुअली इक्वल टू वोल्टेज का रेशो. ये सेम होते हैं, डायरेक्ट रिलेटेड है फैराडेज लॉ से सी का. तो टर्न्स का रेशो NP by NS is 20 by 100 and which is equal to 1/5, और ऑप्शन डी ठीक है. 159 the spectral series lies in visible region. बाल्मर के जितने लाइंस थे वो सब विजिबल में आते हैं, ये आपके आने वाली नस्लें अभी से जानती हैं. तो 160 159 बाल्मर सीरीज विजिबल रीजन में है, और आई एम डिस्कसिंग 160. 25 by R. अगर 25 by R आपको एक फोटॉन मिला है, यानी वेवलेंथ की वैल्यू ये मिली है, तो ये कौन सा फोटॉन हो सकता है? तो बहुत आसान है भाई, बहुत आसान. मैं इसको पुट कर लेता हूं एक एक ऑप्शन में, पर 25 एक्चुअली देखो, क्लिकिंग करते हैं, 25 इज एक्चुअली 5 स्क्वायर, और 5 ऑर्बिट का ताल्लुक फंड से है, तो इसलिए पहले फंड का डेटा चेक करता हूं. 1 ये R और 1/p² माइनस 1/n स्क्वायर. देखो 1/λ, R की जगह R, 1/5², 5 मीन फंड, और ये इन्फिनिटी स्क्वायर ले रहा हूं. इन्फिनिटी मीन लास्ट, इन्फिनिटी मीन लास्ट, इन्फिनिटी रिप्रेजेंट लास्ट और 5 रिप्रेजेंट फंड सीरीज. अगर आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट दिस वैल्यू. देयरफॉर हम समझ गए हैं कि ये जो वैल्यू हमें मिली है ये किसी और सीरीज के किसी और लाइन की नहीं, बल्कि ये फंड सीरीज के लास्ट लाइन की है, लास्ट फोटॉन की है. सो द करेक्ट आंसर इज लास्ट फंड लाइन या लास्ट फंड फोटॉन, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. और नेक्स्ट है जनाब 161 जो है, द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ आयरन विल इंक्रीज the resistivity is directly proportional to temperature, therefore option A है. 162 and 162 is the emission of alpha particle will cause dash in atomic number. याद रखिए अल्फा जो है वो 2He4 से रिप्रेजेंट होता है, तो जब अल्फा अपने साथ 2 ले जाता है तो एटॉमिक नंबर
2 डिक्रीज करेगा, एटॉमिक नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 2 एंड हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज 2 डिक्रीज, ऑप्शन सी 163. डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 163. नेगेटिव बीटा रेज आर एक्चुअली बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जो नेगेटिव बीटा है, नेगेटिव बीटा रेज, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो दीज आर बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज बी. 164 क्या है? द रेशियो ऑफ चार्जेस ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड पॉजिटिव बीटा पार्टिकल इज, तो भाई चार्ज ऑफ अल्फा बाय चार्ज ऑफ बीटा, ये 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये 1 टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन है. ई कैंसल, द रेशियो इज 2:1 एंड हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. 165, क्वेश्चन नंबर 165. अब देखते हैं, पेनिट्रेशन पावर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिनिमम. भाई जिसका मास ज्यादा और जिसका स्पीड कम हो पेनिट्रेशन मिनिमम होता है. पेनिट्रेशन फॉर अल्फा, अल्फा का मिनिमम है और अल्फा किस चीज को शो करता है? 2He4 को, लिहाजा ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है. इससे कम पेनिट्रेशन किसी का नहीं है. तो 166. द शेप ऑफ ग्राफ पॉसिबल इज, देखिए आपको क्वांटिटीज क्या दिए हैं, इट मैटर्स, फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी, और नीचे लिखा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. इट मीन द प्रोसेस द ग्राफ इज कंसर्न्ड विद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. हम जानते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और जिनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशन हो वहां पर ग्राफ इंक्लाइंड बनता है. एंड हेंस द करेक्ट आंसर इज इंक्लाइंड, व्हाइल द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 167. 167. और वो क्या है जनाब? ये है वर्क फंक्शन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मेटल. सब जानते हैं वर्क फंक्शन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मेटल यूज्ड. बास का क्या होता है? बास का कम, बास का ज्यादा. 168, ये नेचर ऑफ मेटल मीन के इसमें आता है बी. 168, 2 बीम्स ऑफ लाइट आर इंसिडेंट ऑन सेम मेटल इफ फ्रीक्वेंसीज आर सेम. देखो F1 और F2 सेम हो गए. जब फ्रीक्वेंसी सेम है तो यहां आपने पढ़ा कि फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है. इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी 1 विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2, और यही ऑप्शन ए में है, तो यही ठीक है. ये इंटेंसिटी का इंफॉर्मेशन सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है. जब ऑप्शन काइनेटिक एनर्जी के हैं तो फैसला फ्रीक्वेंसी से होगा, चाहे इंटेंसिटी एक की मिनिमम हो एक की मैक्सिमम हो, बट द डिसीजन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी. व्हेन फ्रीक्वेंसीज आर सेम, काइनेटिक एनर्जीज विल बी सेम. ऑप्शन ए ठीक है. 169, आई एम डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 169 एंड दैट इज द गिवन सर्किट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स. देखो जो सर्किट आपके लिए बनाया है इसमें 2 डायोड्स हैं, और डियर स्टूडेंट्स जिसमें 2 डायोड्स हों वो फुल रेक्टिफायर होता है. दैट इज फुल रेक्टिफायर. हाफ रेक्टिफायर में 1 डायोड होता है. ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड्स होते हैं. अभी जो सर्किट आपके सामने होगा उस सर्किट में 2 डायोड्स हैं. 2 डायोड्स इज द साइन ऑफ फुल रेक्टिफायर. इट मीन द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. 170. 170 क्या है जनाब? इसमें है डायोड वर्क्स ऑन रिवर्स बाइस में. याद रखें फॉरवर्ड बाइस में मेजॉरिटी अपना खेल खेलते हैं, जबकि रिवर्स बाइस में माइनॉरिटी अपना खेल खेलते हैं. सो डायोड वर्क्स ऑन माइनॉरिटी चार्जेस, माइनॉरिटी कैरियर्स इन रिवर्स बाइस. 171 अंडर द टारगेट, दैट इज यूनिट ऑफ, यूनिट नहीं ये वर्ड एक्स्ट्रा है, मिसिंग है. प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी. भाई कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी का प्रोडक्ट तो आप जानते हैं ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो वी कैन से दैट कंडक्टिविटी इज 1 over रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टिविटी. ये कैंसिल, इट मीन इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1. ऑप्शन डी ठीक है. 172 द स्लोप ऑफ ओहमिक कर्व. ओहमिक कर्व वो होता है जो वोल्टेज और करंट के दरमियान बने. इधर जो ग्राफ बनेगा इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा? बहुत आसान है भाई. स्लोप याद रख के आसान तरीका है कि y एक्सिस पर जो यूनिट होता है उसको x एक्सिस के यूनिट पर डिवाइड करो. y एक्सिस पर एम्पेयर है और x एक्सिस पर वोल्ट है. अगर वोल्ट बाय एम्पेयर आ जाता तो रेजिस्टेंस, लेकिन एम्पेयर बाय वोल्ट जो होता है वो 1 over r के बराबर होता है. द स्लोप इज 1 over r. बट एक बात और, 1 over r भी है लेकिन 1 over r रेसिप्रोकल ऑफ r मीन कंडक्टेंस भी है.
तो 1/r भी स्लोप है और g भी स्लोप है, इट मीन ऑप्शन डी फिर ठीक है, बोथ बी एंड सी। और करेक्ट ऑप्शन इज अगेन डी, 172 में डी आता है जनाब। 173 अंडर डिस्कशन। हमारे पास है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी। याद रखिए कि फ्लक्स डेंसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को बोलते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का स्टैंडर्ड यूनिट है टेस्ला, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। 174 करेक्ट रिलेशन ड्यूरिंग द फॉलोइंग। देखो एक तरफ डीके कांस्टेंट है, एक तरफ हाफ लाइफ है, बस सिंपल ये याद रखें वो रिलेशन ठीक होगा, इनके दरमियान वो रिलेशन ठीक होगा जिसमें दो बातें हो। पहली बात कि कांस्टेंट का किरदार नेचुरल लॉग ऑफ 2 अदा करेगा, नेचुरल लॉग ऑफ 2 विल बी कांस्टेंट, और दूसरी बात यह कि रिलेशन ऐसा हो कि दोनों के दरमियान इनवर्स जाहिर हो। तो अब ऑप्शन ए देखें, ऑप्शन ए इसलिए गलत है, ऑप्शन ए में इन्होंने लिखा है डीके कांस्टेंट नेचुरल लॉग ऑफ 2, तो कांस्टेंट की जगह तो ये आया है, ये बात तो ठीक है, लेकिन हाफ लाइफ इधर है तो ये तो डायरेक्ट शो कर रहा है, इनवर्स तो नहीं, तो इट मीन दूसरी बात नहीं है, ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी को अगर आप गौर से देखें तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 इज इक्वल टू हाफ लाइफ डीके कांस्टेंट। अगर आप हाफ लाइफ को इस तरफ ले आओ तो आप इस ऑप्शन को इस तरह भी लिख सकते हो, नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइड बाय डीके कांस्टेंट इज इक्वल टू हाफ लाइफ। तो देखो पहली बात इसमें है कि कांस्टेंट का किरदार नेचुरल लॉग ऑफ 2 निभा रहा है, और दूसरी बात है कि इन दोनों के दरमियान इनवर्स भी है, इट मीन ऑप्शन बी ही ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट हमारे पास है 175 इज ऑन द मार्क। स्किन बर्न इज अ सोमैटिक इफेक्ट। जो डायरेक्ट इफेक्ट होते हैं वो सोमैटिक इफेक्ट कहलाते हैं, जो आपकी आने वाली नस्लें फेस करेंगी वो जेनेटिक होते हैं, इट मीन इसमें ऑप्शन है बी 176। और ये है जनाब एन अनस्टेबल न्यूक्लियस इमिट्स अल्फा पार्टिकल विच क्वांटिटी विल चेंज मैक्सिमम, तो एटॉमिक मास में 4 का चेंज आता है, लिहाजा द मैक्सिमम चेंज यू विल गेट इन एटॉमिक मास, एंड हिंस ऑप्शन ए ठीक है। 177 क्या है, आपके सामने एक रिएक्शन दिया है प्रोसेस रेडिएटिविटी का, पेरेंट न्यूक्लियस है X और ZA, इससे एक डॉटर न्यूक्लियस बना है Z-3 और A-4। तो आप बताएं कि जो दो क्वेश्चन मार्क हैं ये कौन कौन से रेज हो सकते हैं। तो अगर आप देखिए तो एटॉमिक मास में सिर्फ 4 का चेंज आया, हम समझ गए एक अल्फा इमिट हुआ है, बाकी अल्फा इमिट नहीं हुआ वरना 8 का चेंज आ जाता। तो ये एक तो अल्फा है, ये 2He4 है, देखो ये 4 तो 4 चेंज, और 2 तो अब यहाँ तो 3 का चेंज है, एक चेंज और भी है, तो इट मीन कि ये बीटा पॉजिटिव है, +1 0, +1 बीटा 0 इसलिए क्योंकि 0 मीन इसमें और चेंज नहीं हो सकता, और +1 और 2 तो कितना हो गया, ये 3, और देखो यहाँ 3 कम भी हो गया, इट मीन के द करेक्ट ऑप्शन इज 2He4 और साथ में +1 बीटा 0, करेक्ट ऑप्शन इज सी। 178 आई एम डिस्कसिंग question number 178, and that is energy emitted as photon is this one, the frequency will be, देखो आपको इक्वेशन पता है E is equal to HF, इसमें 6.63 10⁻⁷ पुट करें, इसमें 6.63 10⁻⁻34 पुट करें, फ्रीक्वेंसी 6.63 ये इस तरफ ले आओ, you will get 10⁻41 is equal to frequency, and hence the correct answer is option A. I am discussing question number 179, and that is 179. Planck quantum theory shows particle nature, और particle nature mean discrete, continuous तो waves का होता है, so correct option is discrete, and hence option A ठीक है। Last question of physics portion 180, and that is the charge to mass ratio of proton is, देखो charge to mass ratio, तो चार्ज अगर आप देखो तो इलेक्ट्रॉन के बिल्कुल सेम है प्रोटॉन का, लेकिन चूंकि प्रोटॉन का मास ज्यादा है तो डिनोमिनेटर ज्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन से के आंसर से कम आंसर देगा, एंड हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज सी। डियर स्टूडेंट जिनके टेस्ट हुए उनके लिए बेस्ट विशेस, और जिनके हो रहे हैं इनके लिए बेस्ट होप्स एंड बेस्ट विशेस एज वेल। वही बात दोहराऊंगा कि अपना कॉन्फिडेंस लूज ना करें, और किस्मत बेस्ड टेस्ट भी है, मेहनत बेस्ड भी इसमें शामिल हैं, तो भाई किस्मत और मेहनत के डिसीजन को इन दोनों पर छोड़ें, अपने आप को टेंशन में इन्वॉल्व करके
और ये स्पेशली ये बात सोच करके पता नहीं टेस्ट प्रीवियस बंदों का ऐसा टेस्ट आया है तो मेरा भी ऐसा आएगा, ये सबसे बड़ा नुकसान देता है, क्योंकि स्टूडेंट के माइंड में टेस्ट का एक फॉर्मेट है कि इस तरह आएगा क्योंकि पिछलों का आया है, तो जब वहाँ अदर पैटर्न में आ जाए तो फिर वो उसको सॉल्व नहीं कर सकता, ये क्या हो गया, क्योंकि वो मेंटली प्रिपेयर नहीं होता। तो ये रैंडम है जनाब। 1999 से अब तक जितने टेस्ट हुए हैं इनमें काफ़ी अप एंड डाउन आए हैं, इजी से इजी, मुश्किल से मुश्किल आए हैं, कैलकुलेटेड, क्वालिटेटिव, सब टाइप स्टेटमेंट वाइज आए हैं। तो मेंटली तैयार रहें कि हमने इस सिलेबस को प्रिपेयर किया है और इसमें किसी भी फॉर्मेट का टेस्ट आ सकता है, एक फॉर्मेट को जहन में फिक्स ना करें। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।